दोस्तों, ईरान की जेल में एक बूढ़ा कैदी रहता है। उस कैदी से जेल के सारे कैदी डरते हैं, खौफ खाते हैं कि अगर इससे कोई बात करेगा तो हो सकता है इसका कब मूड खराब हो, किसी को जान ले लेगा। दोस्तों, इसी कारण से उस बूढ़ा कैदी को एक अलग कोठरी दे दी गई थी कि नहीं इससे कोई बातें करेगा और नहीं कोई इससे मिलेगा। बूढ़ा कैदी को मौत की सजा सुना दी गई थी। मगर दोस्तों, मौत की सजा वैसी नहीं थी कि उसे फांसी देना था या तलवार की धार से गर्दन को अलग करना था, बल्कि मौत की सजा कुछ अलग ही थी। उसको भूखे प्यासे रखना था और तड़पा तड़पा करके मारना था। फिर भी वो बूढ़ा व्यक्ति 6 से 7 दिन तक जीवित रहता है। एक कारनामे देख करके सभी जेल वाले कैदी और सिपाही जितने होते हैं हैरान रहते हैं कि आखिर ये बूढ़ा व्यक्ति बिना अन्न और बिना पानी का इतना दिन तक जीवित कैसे है। जो जेल का सुपरवाइजर होता है वो जानना चाहता है कि आखिर क्या बात है, इसका एनर्जी कहाँ से मिल रहा है कि इतना दिन तक अभी तक जिंदा है। एक दिन देखता है कि एक महिला आती है और आकर के सीधे उसके कोठरी में चली जाती है जहां वो बूढ़ा कैदी रहता था। जाने के बाद वो बूढ़ा कैदी कहता है कि बेटी जल्दी से अपने कपड़े को उतार दो, और वो महिला कपड़े को उतार देती है और उतारने के बाद वो बूढ़ा उसके छाती में मुंह लगा देता है। दोस्तों, ये सब देखकर वो सुपरवाइजर दंग रह जाता है, सोचता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति मरने के समय में भी क्या कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और पूरी कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी ईरान की जेल से शुरू होती है। ईरान की जेल में जिन कैदियों को सजा हो गई है उसके देख रेख के लिए एक जेल के सुपरवाइजर को रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि उसे जो सजा हुई है वो अच्छे से काट रहा है या नहीं, कि उसे कोई बाहरी सुविधाएं दी जा रही है, राहतें दी जा रही है। दोस्तों, उसी जेल में एक बूढ़ा कैदी भी रहता है। जेल में उससे सारे कैदी खौफ खाते थे कि ये बहुत ही खूंखार है, कभी भी किसी का मर्डर कर सकता है। दोस्तों, इसी कारण से उसे एक अलग कोठरी दे दी गई थी। वो बूढ़ा व्यक्ति का मौत की सजा सुना दी गई थी। मौत की सजा वैसी थी कि न तो उसे फांसी देना था और न ही उसे तलवार की धार से गर्दन को अलग करना था, बल्कि उसे भूखे प्यासे रख करके त्रपा त्रपा करके मारना था। दोस्तों, फिर भी वो बूढ़ा कैदी नहीं तो किसी से रहम के भीख मांगता था और नहीं किसी से गिड़ाता था कि हाँ मुझे खाना दो या पानी दो। वो आराम से जेल में सोए रहता था, मस्त रहता था। ये सब देख करके सारे कैदी अचंभित रहते थे कि आखिर ये कैसे अभी तक जिंदा है। एक दिन की बात है दोस्तों, कैदी से मिलने के लिए उसकी बेटी आती है। तो जैसे ही जेल के गेट पर आती है, सुपरवाइजर उसे चेक करने लगता है, तलाशी करने लगता है, और तलाशी इतनी बारीकी से करता है कि उसके हर एक अंग को छूता है। बगल में एक देख रहा सिपाही इस कारनामे को देख रहा था। वो सोच रहा था कि इस महिला के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि महिला औरत को महिला सिपाही तलाशी कर सकता है, चाहे वो क्यों ना कोई अफसर हो, मगर
औरत को सिर्फ औरतें ही तलाशी कर सकती है। वो देखता है कि उसके हर एक अंग को वो सुपरवाइजर छूता है, हाथ पकड़ता है, बैक साइड में छूता है, छाती पर हाथ रखता है, हर जगह उसकी तलाशी करता है। उसे देख करके बहुत ही बुरा लगता है। फिर उस लड़की को अंदर जाने देता है। सुपरवाइजर उस सिपाही को देख रहा था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उसके चेहरे के शाइनिंग से पकड़ रहा था। फिर जाकर के सुपरवाइजर उस सिपाही के बगल में बैठ जाता है। उधर से देखता है कि तब तक लड़की, वो महिला औरत उधर से आ जाती है। वो रोते हुए आती है और वो दोनों से अपने चेहरे को छिपा करके चली जाती है। चली जाने के बाद वो सिपाही बोलता है कि देखो, वो अपनी कैदी बाप से बताई होगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग करते हैं, मेरे हर जगह चेक किया जाता है, इसीलिए वो रो करके गई है, रोते हुए जा रही है। दोस्तों, जो सुपरवाइजर था वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी मंशा ये नहीं है कि उसके हर चीज़ को, हर अंग को टच करें। हमारी नौकरी है, हमें ऊपर से आदेश है, स्पेशल मुझे उसके लिए ही रखा गया है कि अगर कोई भी उस कैदी से मिलने के लिए आए, उसे बारीकी से जांच करना, उसे अच्छे से तलाशी करना। मुझे अफसर से आदेश है तो हम भी मजबूर हैं, क्या करें, मगर ये मेरा मंशा नहीं है कि उसे हर अंग को उसका छुए। हमें भी दुख होता है, मगर क्या करें। फिर वो सुपरवाइजर कहता है कि तुम्हें हम इस कैदी के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। वो सिपाही बोलता है कि ठीक है, सुनाओ। वो सिपाही सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक होता है। दोस्तों, फिर सुपरवाइजर सिपाही को कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि जो कैदी है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि यहाँ के सबसे रईस आदमी का बेटा है। और जो ये लड़की आती है, औरत आती है, वो इस कैदी की सगी बेटी है। कहता है कि इसका एक भाई है जो छोटा है इससे, वो यहाँ का अफसर है, और दोनों में जमीन और जायदाद के चक्कर में मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव होने के कारण दोनों में मारपीट भी होती है। सिपाही को बताता है कि जो इसका छोटा भाई है वो बहुत ही लालची होता है, और ये जो कैदी है बड़ा इंसान आदमी है, बड़ा ही ईमानदार है। ये कभी इसके मन में लालची नहीं आई, और छोटा भाई हमेशा जमीन जायदाद हड़पने को सोचता था। एक दिन की बात है कि वो जमीन हड़पने के चक्कर में अपने पिता को हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो सारा आरोप अपने बड़े भाई पर सौंप देता है, आरोप को लगा देता है। आरोप को लगाने के बाद सारी सबूतों को, झूठा जितना भी साबुत रहता है, उसे अपने भाई के खिलाफ डाल देता है और कहता है कि ये जमीन जायदाद के चक्कर में पिताजी की हत्या कर दी। झूठा सबूतों को वो कोर्ट में पेश कर देता है और इस कैदी की सजा हो जाती है। और सजा भी ऐसी होती है कि न तो इसे फांसी देना है और न ही इसे तलवार की धार से गर्दन को अलग करना है, बल्कि सजा इसे भूख प्यासे रख करके तड़पा तड़पा करके मारना है। मगर ये हमको नहीं पता चलता है कि ये इतना दिन तक कैसे अभी तक जिंदा है। और जब ये लड़की इससे मिलने जाती है और उधर से जब भी आती है तो रोते हुए ही आती है। इसके बारे में भी पता हमको अभी तक नहीं चला, क्योंकि उस कैदी के जिस कोठरी में वो रहता है
वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है, नहीं तो कोई सिपाही रहता है और नहीं कोई कैदी रहता है। और क्यों ये जाती है और वहाँ से रोते हुए आती है, इसका पता अभी तक नहीं चला है। और नहीं ये भी पता चला है कि कैसे वो अभी तक जीवित है। दोस्तों, ये सारी बातें उस सिपाही को बताता है और बताने के बाद वो अपना आला अधिकारी के पास फ़ोन करता है कि सर, इस लड़की के पास से कुछ भी नहीं मिला है, ये खाली हाथ आती है और खाली हाथ ही जाती है। आला अधिकारी सोचने लगते हैं कि आखिर ये बुढ़ा कैदी इतना दिन तक जीवित कैसे है। वो कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि इस व्यक्ति के देखरेख के लिए एक अलग से सिपाही रखा जाए कि ये कैसे अभी तक इतना दिन तक जिंदा है। कोर्ट उसको खारिज कर देती है कि नहीं, वो इतना खूंखार व्यक्ति है और इतना खतरनाक है, अगर उसके सामने किसी को रखेंगे तो किसी का भी जान ले सकता है। मगर दोस्तों, वो कैदी ऐसा नहीं था। उसका भाई, उसका छवि ऐसा ही कोर्ट में पेश किया था कि ये खूंखार है, ये अपने पिता की हत्या कर दिया है। मगर कैदी बहुत ही ईमानदार और इंसान था। मगर कोर्ट के सामने जो भी कागजातें थी उसके अनुसार कहता है कि नहीं, इसके देखरेख के लिए कोई भी नहीं रहना चाहिए, कौन अपना जान गंवाएगा। फिर भी कोर्ट कहता है कि ऐसी बात है तो उसे कोठरी से बाहर से दूर से ही देखेगा कोई और निगरानी करेगा कि आखिर क्या करता है। दोस्तों, कोर्ट आदेश दे देती है तो एक सुपरवाइजर वहां लगा दिया जाता है। एक दिन की बात है कि जब वो महिला अपने बाप से मिलने के लिए आती है, आने के बाद वो देखता क्या है कि वो अपने कपड़े को उतार देती है और उतारने के बाद वो बुढ़ा उसके छाती से मुंह को लगा देता है। वो सुपरवाइजर दूर से ही देख रहा था, उसको लगता है कि कोई काले कारनामे कर रहे हैं, अपने हवस को मिटा रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे ये बात सारी जेल में फैल जाती है। एक के कान से एक के कान दूसरे कान चली जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि कैसी बेटी है जो अपने पिता के साथ नाजायज संबंध बनाती है। घर में बनाती थी कोई बात नहीं है, मगर यहाँ आकर के भी अपना मुंह काला कर रही है। दोस्तों, ये सारी बातें गांव तक पहुंच जाती है। लोग कहने लगते हैं कि कैसी बेटी और कैसा बाप है जो ऐसी कारनामे कर रहा है। फिर कुछ लोग गांव में समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे ये लड़की ऐसी काम कर ही नहीं सकती है, कुछ न कुछ इसके पीछे कारण है। दोस्तों, ये बात वहाँ भी सारे अफसर लोग करने लगते हैं। फिर जो अर्जी लगाया जाता है, फिर कोर्ट में उस कैदी को बुलाया जाता है तो उस समय कोर्ट में पुराना वाला जज नहीं रहता है, वो जज का रिटायरमेंट हो जाता है और नया जज आ जाता है। नया जज पूरा बारीकी से उस कागजात को देखता है, अच्छे से पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको बुलाया जाता है कोर्ट में और सभी बातों को रखा जाता है। छोटा भाई जो अफसर था वो भी वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद छोटा भाई के दिल में खुशी हो रहा था कि आज तो इसका काम तमाम है, अब तो मेरा जमीन जायदाद पूरा का पूरा मेरा ही है। उसे खुशी हो रही थी कि आज जज साहब इसे मौत की सजा सुना देंगे। दोस्तों, मगर जो नया जज था वो इतना बारीकी से
उस केस को पढ़ा था कि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। जज को भी पता हो जाता है कि इसकी लड़की, कैदी का लड़की आती है और आने के बाद इसे ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। जज को भी लगता है कि क्या सच्चाई है, जानना चाहिए, और जानने के बाद इसे जो सजा होगी उसे देना चाहिए। दोस्तों, उस कैदी का लड़की को भी बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद पूछा जाता है कि आखिर तुम अपने पिता से मिलने के लिए आती है तो क्यों ऐसा हरकतें करती है। दोस्तों, वो लड़की सभी लोगों के सामने कोर्ट में बताने लगती है कि क्या करे साहब, हमारे पिताजी निर्दोष हैं, फिर भी इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। हम इनके बेटी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि इनकी सच्चाई को जानते हुए इनको मौत से निकालना था, इसीलिए हम ऐसे कारनामे करते थे। मैं कोई गलत नहीं करती थी। मैं जब भी अपने पिता से मिलने जाती थी तो बस अपनी छाती का जो दूध होता है उसे पिला देती थी, और इसी कारण से ये अभी तक जिंदा है। मेरा एक बच्चा है जो कुछ दिन पहले ही जन्म लिया है, इसीलिए मुझे दूध होता है और मैं अपने बच्चे को न पिला करके अपने बच्चे के हिस्सा अपने पिता को पिला देती हूँ। मैं जब भी मिलने आती हूँ अपने बच्चे को नहीं पिला करके अपने पिता से मिलने आती हूँ तो बचा करके लाती हूँ और इन्हें पिला देती हूँ। ये सारी बातें जान करके वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं हैरान रह जाते हैं कि बेटी भी हो तो ऐसी हो। दोस्तों, फिर लड़की की सारी बातों को सुनकर जज साहब कहते हैं कि बेटी हो तो तुम्हारे जैसी हो, कि हर मुश्किल में, हर घड़ी में अपने पिताजी के साथ खड़ी रही और अपने पिता को मौत के मुंह से निकाल करके लेके आ गई। जज साहब पहले से ही सारे केस को पढ़े हुए रहते हैं और उनका हर बारीकी से उनको ज्ञान होता है कि ये कैदी दोषी नहीं है। फिर जज साहब कहते हैं कि इसकी जगह पर जो इसका छोटा भाई है उसे जेल में बंद कर दिया जाए और जितना भी इस पर झूठा आरोप लगाया गया है उसे सब हटा करके उस छोटे भाई पर लगा दिया जाए और उस छोटे भाई को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। दोस्तों, फिर जितने भी वहाँ के कागजी कार्रवाई थी करने के बाद उस लड़की अपने पिताजी को लेकर के घर आ जाती है। आने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाती है, खुशी खुशी रहते हैं। इधर पिता भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।